जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल अन्ना बेसिस द लर्निंग हब में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू को, जो कि अभी करेंटली आपने सुना होगा कि एक कंट्रोवर्सी है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि एलिजिडली एक यूपीएससी कैंडिडेट ने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट को यूज़ किया, जो कि फेक था। उस सर्टिफिकेट के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो जेन्युइन नहीं है, और उस सर्टिफिकेट को यूज़ करके रिजर्वेशन अवेल किया गया, और ना सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, बल्कि आईएएस जैसा कैडर भी उनको अलॉट हुआ। हालांकि ये पूरा इशू अभी अंडर इंक्वायरी है, और इंक्वायरी फाइनल होने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली में सर्टिफिकेट फेक था या नहीं। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड ये जानना चाहते हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया है कि एक्चुअली में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट किन कंडीशंस में जेन्युइन नहीं माना जाता या फेक माना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है, इसको हम डिस्कस करते हैं। थ्रेड वेयर डिस्कशन करेंगे आज इसकी वीडियो में, सारा वेयर डिस्कशन करेंगे आज की इस वीडियो में, सारी डिटेलिंग को डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, दिखाएंगे, और साथ ही साथ ये जो पर्टिकुलर केस है इसको भी डिस्कस करेंगे कि क्यों ये जेन्युइन नहीं है, या क्या इसमें जेन्युइनिटी है। जो पर्टिकुलर अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डीओपीटी के, उनसे इसको कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या ये सर्टिफिकेट सही में फेक था या जेन्युइन था। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो कंट्रोवर्सी है, इसमें देखेंगे कि ये क्यों इसको फेक कहा गया है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट को, और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली में रूल्स क्या हैं, क्या रूल्स हैं जिनको कि वायलेट करने से कोई भी सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं रह जाता। और उसके बाद देखेंगे कि जो अगर कोई भी कैंडिडेट गलत सर्टिफिकेट यूज़ करता है, गलत सर्टिफिकेट सिर्फ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का नहीं, कोई भी सर्टिफिकेट कोई भी हो, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, फिजिकल डिसेबिलिटी का हो, अगर उसको गलत तरीके से यूज़ किया जाएगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है इसके बारे में, ये कॉन्सिक्वेंसेस भी हम ये डिस्कस करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी है, इसमें भी हम देखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा वनरेबल पॉइंट्स हैं जो डिस्कशन में आ रहे हैं, कि जो कैंडिडेट की प्रॉपर्टी है वही काफ़ी ज़्यादा है। शी इज़ हैविंग द मल्टी करोड़ प्रॉपर्टी। तो क्या कैंडिडेट की प्रॉपर्टी इसमें काउंट होती है ओबीसी एनसीएल में? क्या कैंडिडेट की जॉब काउंट होती है, वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद फादर की इनकम, फादर का वेल्थ, इनका क्या रोल है ओबीसी एनसीएल के सर्टिफिकेट में। अगर फादर क्लास 1 ऑफिसर हैं, गेस्टेड ऑफिसर हैं, आईएएस हैं पर से, तो क्या इम्पैक्ट आता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट में। और अगर फादर रिटायर्ड आईएएस हैं या रिटायर्ड गेस्टेड ऑफिसर हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की जो जेन्युइनिटी है वो कैसे डिसाइड होती है। पहला पॉइंट है कास्ट का। जो कास्ट आप शो कर रहे हैं वो कास्ट की लिस्ट में होना चाहिए। सेंटर की एक लिस्ट होती है कास्ट की, एक स्टेट की होती है, आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो जो कास्ट दिखाई जा रही है ओबीसी सर्टिफिकेट में वो लिस्ट में होनी चाहिए। दूसरा है इनकम क्राइटेरिया। जो इनकम क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है वो सही होना चाहिए, जो सर्टिफिकेट में दिखाया जा रहा है। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होना चाहिए, जो वैलिडिटी डिफाइन की गई है वो वैलिडिटी होना चाहिए जिस समय आप इसको यूज़ कर रहे हैं, रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं। इशूइंग अथॉरिटी डिफाइन की गई है कि कौन कौन सी इशूइंग अथॉरिटी है जो इशू कर सकते हैं इस सर्टिफिकेट को, उन्हीं के द्वारा इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सही होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो कोई भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जेन्युइन होता है। सबसे पहले बात करते हैं कास्ट लिस्ट की। जैसे मैंने बताया कि दो लिस्ट होती हैं, एक सेंटर की कास्ट लिस्ट होती है और एक स्टेट की कास्ट लिस्ट होती है। कुछ कास्ट होती हैं जो स्टेट की लिस्ट में होती हैं, कुछ कास्ट होती है सेंटर की लिस्ट में होती हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी सर्विस या किसी भी तरह का आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं जो स्टेट लेवल पे है, तो आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेचुरली उस समय जिस कास्ट के अगेंस्ट में आप क्लेम कर रहे हैं वो उस स्टेट की लिस्ट में होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप कोई एग्ज़ाम या किसी भी तरह का रिजर्वेशन क्लेम करते हैं सेंटर लेवल पे, और उस कास्ट को आप क्लेम करते हैं रिजर्वेशन के लिए, तो वो कास्ट सेंटर की लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। अब कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ कास्ट जो स्टेट की लिस्ट में तो होती है लेकिन सेंटर की लिस्ट में नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस कास्ट के अगेंस्ट में आप ओबीसी सर्टिफिकेट क्लेम कर रहे हैं वो उस करेस्पॉन्डिंग स्टेट और सेंटर की लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन
आप ये गौर करें कि ओबीसी सर्टिफिकेट तो बन जाएगा कास्ट की बेसिस पे, लेकिन इसकी बेसिस पे रिजर्वेशन क्लेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए नॉन क्रीमी लेयर का एलिमेंट होना जरूरी है, क्योंकि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर होती है, एक नॉन क्रीमी लेयर होती है। तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो क्राइटेरिया है वो इनकम क्राइटेरिया से डिफाइंड होता है, और जो एप्लीकेंट्स हैं उनके पेरेंट्स की लास्ट कंसेक्यूटिव 3 इयर्स की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होना चाहिए। और ये जो इनकम क्राइटेरिया है इसमें कैंडिडेट के जो पेरेंट्स हैं उनकी सैलरी और एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम होती है वो इंक्लूड नहीं होती है। इस पे आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस चीज़ पे ध्यान रखें। आगे मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, उसको क्लैरिटी से समझिए। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी काउंट नहीं होती है, उनका कैडर और पोस्ट काउंट होता है। जहाँ तक वैलिडिटी की बात है तो वैलिडिटी 1 साल की होती है। 1 साल का मतलब एक फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। इस बीच में कोई भी सर्टिफिकेट बनता है तो उसकी वैलिडिटी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक रहेगी, और 1 अप्रैल 2025 से ये वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। आपको फिर इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। ये इशूइंग अथॉरिटीज़ हैं, जैसा मैंने बताया कि इनको हक प्राप्त है कि ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट को इशू कर सकते हैं ऑफिशियली। तो अगर सर्टिफिकेट बने तो इन्हीं अथॉरिटीज़ के द्वारा इशू हो। यहाँ तक फॉर्मेट की बात करें तो ये सेंटर का फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्टेट के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, मैंने एक प्रोटोटाइप वेस्ट बंगाल का लिया है एग्जाम्पल के लिए, हर स्टेट का अलग होता है। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो कोई भी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जेन्युइन सर्टिफिकेट माना जाएगा, और अगर इनमें से किसी में गलती होती है तो उसकी जेन्युइनिटी पे डाउट होता है। अब आते हैं इस पर्टिकुलर केस पे कि क्यों ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है, क्यों इसको सर्टिफिकेट को फेक कहा जा रहा है करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि कैंडिडेट की प्रॉपर्टी और कैंडिडेट की जॉब, इसका क्या रिपरकशन होता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। तो इसके लिए देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी ने इसको इशू किया है 2013 में। तो इसमें आप चलिए पेज नंबर 5 पे, ठीक है। देखिए पेज नंबर 5 में आप देखोगे ये वाला पॉइंट क्या बोलता है ये, it is clarified that the creamy layer status of a candidate is determined on the basis of the status of his parents and not on the basis of his own status or income or on the basis of status or income of his or her spouse। बहुत क्लियर लिखा है कि कैंडिडेट की इनकम और कैंडिडेट के स्टेटस पे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर डिपेंड नहीं करता है, पेरेंट्स की इनकम और उनकी जॉब पे डिपेंड करता है। कैंडिडेट के खुद की जॉब और इनकम के साथ साथ कैंडिडेट के स्पाउस की जॉब और उनकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका पॉइंट क्लियर हो गया। पेरेंट्स की इनकम, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी, पेरेंट्स की जॉब मैटर करती है, कैंडिडेट की जॉब, कैंडिडेट की प्रॉपर्टी और कैंडिडेट का स्टेटस मैटर नहीं करता है। अब बात करते हैं कि फादर की इनकम और फादर की वेल्थ, इसका क्या रोल है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में। ये वाला जो लेटर मैंने अभी रेफ़र किया था इसी को देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीओपीटी का लेटर 2013 का। इस लेटर में बताया है कि जो इनकम क्राइटेरिया है इसमें सोशली एडवांस्ड जो सेक्शंस हैं उनमें से किस किस को एक्सक्लूड किया जाए, यानी कि इनकम क्राइटेरिया में किस किस कैटेगरी को हम अलग कर दें जिनको कि क्रीमी लेयर में डाला जाए, जिनको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का रिजर्वेशन ना मिले। ये लेटर उसके बारे में है। अब देखिए इसमें यहाँ पे ये एक्सक्लूजन के लिए बताया, यानी किस किस को एक्सक्लूड किया जाएगा, राइट। तो इसमें लिखा है सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पर्सन्स हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ 4.5 lakhs और अबव और पजेसिंग वेल्थ अबव द एग्जेम्पशन लिमिट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द वेल्थ टैक्स एक्ट फॉर पीरियड ऑफ 3 consecutive years। ये लेटर 2013 का है, इसलिए ये इनकम लिमिट 4.5 लाख है, अभी 8 लाख हो गई, तो आप इसको फिलहाल 8 लाख पढ़ें। यानी कोई भी आदमी जिसकी एनुअल इनकम 3 लगातार साल अगर 8 लाख रुपए से ज़्यादा होगी तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा नॉन क्रीमी लेयर से। और अगर उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वेल्थ टैक्स एक्ट की जो एग्जेम्पशन लिमिट है उससे अगर ज़्यादा होगी तो भी वो एक्सक्लूड हो जाएगा क्रीमी लेयर से।
और ये याद रखना है कि यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी एंड एग्रीकल्चर लैंड से जो होती है उसको काउंट नहीं किया जाता है। बार बार जो मैं आपको बताता हूँ और आप लोग कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो काउंट क्या होता है? काउंट होता है जो अदर सोर्सेज से इनकम है। इस चीज़ को और क्लियर करते हैं आगे चल के। पेज नंबर 5 पे आप आइए, यहाँ पे बहुत क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट वाइल अप्लाइंग द इनकम वेल्थ टेस्ट to determine creamier status of any candidate as given in category 6 of the office memorandum, income from the salaries and income from the agriculture land shall not be taken into account. समझ रहे? It means that if income from salary of parents of any candidate is more than 2.5 lakhs, ये पुराना लेटर है इसलिए 2.5 लाख लिखा हुआ है, आप 8 लाख पढ़िए per annum. Income from agriculture land is more than 2.5 lakhs per annum. But income from other sources less than 2.5 lakh per annum, the candidate shall not be treated to be falling in creamy layer. मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कैंडिडेट के पेरेंट्स की इनकम सैलरी से अगर 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, कोई बात नहीं। उनकी एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा है पर एनम, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उनकी इनकम अदर सोर्सेज से 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तब वो क्रीमी लेयर में आएंगे। मतलब अगर उनकी सैलरी 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से ज़्यादा है, लेकिन अदर सोर्सेज जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है, तो वो कैंडिडेट नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। ठीक है, इसमें नीचे देखो कि जो वेल्थ टेस्ट के बारे में बोला है, इसमें यही बोला है कि जो वेल्थ टैक्स एक्ट है उसमें जो एग्जम्पशन लिमिट है, प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब मिल गए कि फादर की इनकम का क्या रोल है और फादर की वेल्थ का क्या रोल है। यानी कि अगर फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनकी जो इनकम सैलरी से हो रही है और अगर उनके पास एग्रीकल्चर लैंड है उससे हो रही है तो वो इनकम में काउंट नहीं होगी। 8 लाख का जो क्राइटेरिया है, उनकी अदर सोर्सेज जो इनकम है वो काउंट होगी। अब आगे चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि अगर किसी के फादर गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर है, जैसे कि IAS, IES, IFS, IPS वगैरह वगैरह, IRS, तो उनके लिए क्या रूल है, उनके लिए क्या कहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लेटर है 2004 का जिसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग क्रीमी लेयर अमंगस्ट OBCs। ठीक है, और ये लेटर किसने इशू किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी DOPT का लेटर है ये, राइट। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अगर किसी कैंडिडेट के पेरेंट्स डायरेक्ट ऑफिसर हैं, क्लास 1 ऑफिसर हैं, ग्रुप ए ऑफिसर हैं, तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगे नॉन क्रीमी लेयर से, यानी उनको क्रीमी लेयर में काउंट किया जाएगा। पेरेंट्स में से कोई भी एक, मम्मी जी या पापा जी, कोई भी अगर क्लास 1 डायरेक्ट ऑफिसर हैं तो वो क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। अब सारी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर किसी के पेरेंट्स क्लास 1 डायरेक्ट गेजेटेड ऑफिसर हैं तो वो क्रीमी लेयर में ही काउंट होगा। यहाँ पे फिर सारे क्राइटेरिया, प्रॉपर्टी, इनकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो हो जाते हैं साइड में। क्लास 1 वाला जो एलिमेंट है ये प्रिवेल करता है, यानी किसी के भी पेरेंट्स, मम्मी जी या पापा जी में से कोई एक या दोनों अगर क्लास 1 ऑफिसर है तो वो क्रीमी लेयर में ही काउंट होगा। अब एक लास्ट पॉइंट समझ लेते हैं कि अगर किसी के फादर क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर हैं और अब वो रिटायर्ड हो गए हैं तो क्या रिटायरमेंट के बाद अब वो नॉन क्रीमी लेयर में आ जाएंगे? इसको भी समझ लेते हैं। इस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही कैटेगोरिकल रिमार्क दिया है, गाइडलाइन इशू की है। देखिए ये रूल बहुत क्लियर कट बोलता है कि इट इज़ क्लैरिफाइड दैट सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पेरेंट्स हु आर इंक्लूडेड इन द क्रीमी लेयर ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस स्टेटस ऑफ देयर पेरेंट्स shall continue to be treated in creamy layer even if their parents have retired or have died after retirement। क्या रूल बोलता है कि अगर किसी कैंडिडेट के पेरेंट्स क्लास 1 ऑफिसर हैं, गेजेटेड ऑफिसर हैं, तो नेचुरली सर्विंग कंडीशन में वो क्रीमी लेयर में काउंट होंगे। तो रिटायरमेंट के बाद भी उनका जो क्रीमी लेयर स्टेटस है वो कंटिन्यू रहेगा, और इवन रिटायरमेंट के बाद दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु भी हो जाती है तब भी उस कैंडिडेट का जो स्टेटस है वो क्रीमी लेयर ही रहेगा। समझ गए बात को? तो अगर किसी कैंडिडेट के पेरेंट्स क्लास 1 ऑफिसर हैं, IAS, IPS एक्सेट्रा, तो नेचुरली जब वो वर्किंग कंडीशन में है तो कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आएगा, और अगर उनके फादर जब रिटायर्ड हो जाएंगे तब भी वो क्रीमी लेयर में ही रहेंगे, नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे।
तो अब देखिए, इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी के बारे में सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि कैंडिडेट की प्रॉपर्टी कितने भी मल्टीपल करोड्स की हो, ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट में रोल प्ले नहीं करता है। फादर की इनकम, अगर फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, क्लास 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उनकी इनकम जो सैलरी से होती है या एग्रीकल्चर लैंड से होती है वो काउंट नहीं होती है। वेल्थ में जो वेल्थ टैक्स एक्ट है उसकी एग्जाम्पशन लिमिट है, अगर उससे ज़्यादा होगी तो फिर क्रीमी लेयर में चले जाएंगे। लेकिन ये है डिसाइडिंग फैक्टर, अगर फादर किसी के आईएएस हैं या क्लास 1 ऑफिसर हैं तब ये सारी चीज़ें सबसाइड हो जाएंगी, सिर्फ यही रह जाएगा। और ये अगर किसी के फादर आईएएस ऑफिसर हैं तो फिर वो क्रीमी लेयर में आएगा, फिर ये सारी चीज़ें साइड हो जाती हैं, फिर ये कोई भी जो भी है ये डोमिनेट करता है ये वाला फैक्टर कि अगर किसी के फादर क्लास 1 ऑफिसर हैं, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईईएस, तो फिर वो क्रीमी लेयर में ही आएगा, फिर बाकी चीज़ें इररेलेवेंट है, इर्रिस्पेक्टिव है। तो अब आप देख सकते हैं कि एज़ पर रूल ये जो पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें कौन से एलिमेंट हैं जो इस सर्टिफिकेट को जेन्युइन बनाते हैं, वो कौन से एलिमेंट हैं जो इस सर्टिफिकेट को जेन्युइन नहीं बनाते हैं, या कह लीजिए कि सर्टिफिकेट फेक माना जा सकता है उसकी बेसिस पे। अब एक लास्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट फेक सर्टिफिकेट यूज़ करता है, फेक सर्टिफिकेट में सिर्फ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर नहीं, एससी, एसटी और फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई भी अगर फेक सर्टिफिकेट यूज़ करता है तो उस पर क्या जुर्माना और परिणाम होते हैं। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका मैं लिंक दूंगा, आप उसको देख लीजिए। तो मैं पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं करूंगा, ब्रीफ में बताऊंगा, डिटेल के लिए आप वीडियो देख लीजिए। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन इशू की है कि अगर कोई भी कैंडिडेट फेक सर्टिफिकेट यूज़ करता है, अपनी एलिजिबिलिटी इन्फोर्स करता है जो जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, तो अगर वो प्रोबेशन में है तो उसको देन एंड देयर उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाता है। और अगर कोई प्रोबेशन कंप्लीट करके गवर्नमेंट जॉब में परमानेंट हो जाता है तो उसके लिए एक इंक्वायरी बिठाई जाती है। इंक्वायरी में चेक किया जाता है, अगर वो फेक पाया जाता है तो उसको डिसमिस कर दिया जाता है, उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपके लिए यूज़फुल साबित रहा होगा। आपके मन में जो क्वेरीज़ हैं, जो डाउट्स हैं, वो सारे इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि सारी जो बातें हमने की हैं उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डीओपीटी की जो गाइडलाइन है वो हमने आपके साथ शेयर की है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी पॉइंट्स हैं वो सारे रेलिवेंट हैं और ऑथेंटिक है। फिर साथ ही साथ मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा लास्ट में कि आप सभी लोग जेन्युइन तरीके से मेहनत करिए, एग्ज़ाम्स निकालिए, किसी भी तरह का कोई गलत तरीका, रॉन्ग मीन्स यूज़ मत करिए, क्योंकि इन सब जो रॉन्ग मीन्स है इनकी लाइफ नहीं होती, वो कभी ना कभी एक्सपोज होते हैं, कभी ना कभी इनका टाइम ख़त्म होता है और फिर मुसीबत शुरू हो जाती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करिए, सही तरीके से सिलेक्ट होइए और लाइफ को एंजॉय करिए। तो अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय करिए, मेहनत करिए, मस्त रहिए और हमसे कनेक्टेड रहिए। मिलते हैं अगले इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।